नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे में सारे न्यूज़ को खंगाल कर सारी सच्चाई पता करके आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आपको बता रहा हूं, आज लालजी टंडन जी का निधन हो गया। वो कई बार मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और बहन मायावती जी ने काफ़ी अफसोस जताया, दुख जताया उनके निधन पर। मैं आगे भी बताऊंगा आपसे कि बहन मायावती जी और लालजी टंडन जी का क्या संबंध था, उन्होंने इतना अफसोस क्यों किया, इतना बड़ा दुख क्यों जताया है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार सरकार काफ़ी उत्साहित है, परंतु यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, उसमें डाउट है, संदेह है, क्योंकि कोरोना संकट, बाढ़ और कई समस्याएं हैं जिसको मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने जो कहा कि जो जाट कौम और सिख कौम जो है ये दिमाग से कम होते हैं, बहुत उन्होंने ओछी प्रतिक्रिया दी है, ओछी बातें किया है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का आज सुबह 5 बजे तड़के निधन हो गया और बहन मायावती जी ने जो है दुख जताया है। दुख जताने का कई कारण है, ऐसे वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको दुख जताना ही चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के हों। लेकिन लालजी टंडन वे शख्स थे जो बहन मायावती जी एवं उमा भारती जी के राखी भाई हुआ करते थे और यह रिश्ता तब से कायम हुआ जब वर्ष 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, आपने सुना होगा। और गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतना उग्र हो गए थे, वो दरवाज़ा पीट रहे थे, वो तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे और भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी और लालजी टंडन जी और इनके पीछे बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे, भीड़ में घुसकर और किसी तरह बहन मायावती जी को सुरक्षित वहां से निकाला था। बहन मायावती जी ने कहा, आज से आप हमारे भाई हैं, क्योंकि भाई का काम है सुरक्षा देना। तो लालजी टंडन जी ने यह कह दिया कि समर्थन मैं देता हूं, आप भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाओ। और इस तरह से भाजपा के समर्थन से बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश का कमान संभाली थी। और तब से ये जब जब आता है रक्षाबंधन का त्यौहार, तब तब बहन मायावती जी राखी भेजती थी और लालजी टंडन जी जो है राखी बंधवाते थे। कई बार तो ये भी सुनने को मिला कि बहन मायावती जी ने चांदी की राखी बांधी थी लालजी टंडन जी को। और इस तरह से ये वयोवृद्ध नेता का आज निधन हो गया। और ये संबंध था, उमा भारती जी को भी घर वापसी लाने में लालजी टंडन जी का ही हाथ था, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और इस तरह से ये पूरा संबंध देखने को मिला है। अब रही बात ये कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने जो कहा कि जाट और सिख कौम कम दिमाग के होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनसे ये कोई पूछे कि 1971 में जनरल जगजीत सिंह अरोरा जो सिख समुदाय से ही आते थे और वो जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो थे, क्या वो कम दिमाग के थे, बुद्धिहीन थे? सिख और जाट का एक बहुत बड़ा इतिहास है और किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर इस तरह से तीखे वार करना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, जैसे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो है तीखी टिप्पणी की कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और अजीत सिंह जो लोकदल से हैं और उन्होंने भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की कि वो हमारे जाट कौम के ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं उठा सकते। अब मैं आपको बता देता हूं बिहार विधानसभा का चुनाव और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं। बिहार में बाढ़ का संकट है, लोग त्राहिमाम में हैं और कोरोना का भी महामारी बहुत तेज फैल गई है। वहाँ पर कोरोना से जो है काफ़ी एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है बिहार। और ख़ास करके जो बिहार सरकार है, जो सरकार की जो मानसिकता है, ये कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। आप जानते होंगे 85% बिहार में
SC, ST, OBC और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, वहाँ जब कोरोना टेस्ट होता है, 1-2 मकान 3 मकान में ही 14-15 ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और उस मोहल्ले को, उस टोला को सील किया जाता है, लोग उससे दूर भागते हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में अगर चुनाव होगा, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता वोट मांगने जाएगा उस मोहल्ले में? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ये सोचा हुआ है कि कुछ मतदाता को जो है वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के नाम पर रोका जाए, कुछ को बाढ़ विस्थापित के नाम पर रोका जाए, कुछ को कोरोना पेशेंट घोषित कर दिया जाए और हॉट स्पॉट इलाका बना दिया जाए कि आप जो है बूथ पर नहीं आएंगे। और जो बचे खुचे लोग हैं, जो हमारे मतदाता होंगे, उनसे मतदान करा लिया जाए। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? अगर तेजस्वी यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको भाजपा के सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि जो कमजोर विद्यार्थी होता है उसकी इच्छा ये होती है कि परीक्षा टल जाए, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं है। यहाँ पर परिस्थितियाँ भयावह है, सरकार उसका इलाज नहीं ढूंढेगी, सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभाएगी और उस परिस्थितियों का लाभ लेने की कोशिश करेगी। बिहार में जो परिस्थितियां दिख रही है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो इंसान ही प्रभावित नहीं होते हैं, उसके जानवर के चारा जहां मिलेगा वहां चले जाते हैं, वो निकल जाते हैं, वो अपने क्षेत्र में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मतदान केंद्र पूरा का पूरा खाली मिलेगा, और जो जगह सूखा है, जहां पर बाढ़ नहीं है, वहां कोरोना पॉजिटिव का हल्ला कर दो। तो कुल मिला के जबरदस्ती का शासन बनवाना हुआ कि जबरदस्ती का ये चुनाव है, और ऐसा नीतीश कुमार चाहते हैं। इनको चाहिए जब टर्म पूरा हो जाए तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जब कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, इसका संकट दूर हो जाएगा, तब चुनाव करवाया जा सकता है। और ऐसे राष्ट्रपति शासन में भी राज्यपाल का शासन होता है, राज्यपाल तो बीजेपी का ही होगा, तो फिर भी खतरे में क्यों है, ये परेशान क्यों होते हैं राष्ट्रपति शासन से? इसलिए कि नीतीश जी का राज नहीं रहेगा, भाजपा का राज हो जाएगा। यानी आपस में भी भरोसा इनको नहीं है। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी बिहार में कर रही है। जो हमने सर्वे में पाया है, जो हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर होते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं अथवा एनडीए के हों अथवा आज़ाद समाज पार्टी के हों या कोई भी पार्टी के हों। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनका कैडर बिल्कुल निम्न तबके से आता है, अछूते जगह से आता है, जहां पर कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचता, वहां बसपा पहुंचती है, वहां इनके कार्यकर्ता है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में जो है बसपा कितना स्कोर करेगी, ये तो इनकी तैयारी पर निर्भर करेगा। बिहार में हम सर्वे के दौरान कुछ और अजीबोगरीब चीज़ पाए हैं। करीब 80% जो बहुजन समाज के लोग हैं वह पर्चा के ज़मीन में हैं, यानी उनका रजिस्ट्री का प्लॉट नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने जो फरमान जारी किया, जो कानून लागू किया है कि जिसका जमाबंदी पर नाम होगा वही ज़मीन बेचेगा, तो जमाबंदी का एक नियम है कि अगर पुराना जमाबंदी पर किसी का नाम है और उसने बेचा है तब आपका नाम आएगा, अदरवाइज उसका जो है पुत्र अथवा पौत्र या कोई और वंशज बेचेगा और वंशावली साथ में लगाएगा, तब जाके जमाबंदी पर नाम चढ़ेगा। पर्चाधारी का भी नाम जमाबंदी पर चढ़ेगा, ऐसा सीओ के पास यानी सर्किल ऑफिसर के पास ऐसा कोई जिक्र नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, और इससे बहुजन समाज के लोग पीड़ित हो रहे हैं। बहुजन समाज के साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त भेदभाव है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर उनको सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, उस ज्वाइनिंग लेटर को भी पोस्ट ऑफिस में ही घुमाते रहते हैं, समय से उसको भेजते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा समस्या है। और कहने का मतलब यह है कि आप सरकार भले ही बदल लें, आपको नीयत बदलना होगा, समाज की व्यवस्था बदलनी होगी, भाईचारा कायम करके जातिवाद खत्म करना होगा। जो मन में एक फर्क है,
जो एक जो है नफरत है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जाके समाज में सुधार हो सकता है। छोटे से छोटे स्तर पर और बड़े से बड़े स्तर पर ये भेदभाव सामने खड़ी हो जाती है। बिहार में 80-90% इलाका गांव का है और गांव में अभी भी यह व्याप्त है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत की वजह जातियां कम और अर्थव्यवस्था ज़्यादा होता है। यानी अगर आप पैसे वाले हैं तो आप ऊंची जाति के हैं, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, भूमिहीन हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपकी कोई जाति नहीं। आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, आप मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से बिहार में आए, रोजगार किसी को नहीं मिला, चाहे वो बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश हो। हर जगह है वो बेहाल हैं, बदहाल हैं। कुछ लोग तो निकल पड़े वहाँ से छोड़कर, फिर वापस मुंबई दिल्ली की तरफ रास्ता पकड़ लिए। कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं, बस उनका बचाव इतना है कि घर का किराया उनको नहीं लगता। बाकी हर जगह महंगाई वैसी ही है। इस बार कोरोना ने काफ़ी प्रभावित किया है लोगों को, और प्रभावित में गांव वाले भी प्रभावित हैं। वहाँ भी सब्जियों के जो रेट हैं वो शहर के रेट के बराबर ही है। और इस तरह से आप जानते होंगे कि पूरे देश में स्कूल कॉलेज बंद है। सरकार यह नहीं बता रही है कि जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील के लिए जो भोजन भेजे जाते थे, जो खर्चा आता था, वो खर्चा तो बच रहा होगा, तो उस खर्चे को, उस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, ये जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर 6 महीने स्कूल बंद रहेगा तो शिक्षकों को 6 महीने बिठाकर ये वेतन देंगे, या कोई और काम क्यों नहीं ले रहे हैं? जितने भी जो अव्यवस्था है, क्योंकि मैं बता दूं प्रखंड स्तर पर आप जाएंगे, एक प्रखंड में 5, 6, 7 आपको सरकारी कर्मचारी मिलेंगे, बाकी ठेके पर हैं, बुलाकर बिठाए हुए हैं, कंप्यूटर लगाकर, और प्राइवेट ऑपरेटर बिठाए हुए हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों की बहाली नहीं करते, हर काम को पेंडिंग करते हैं। 2-2 आदमी को एक अकाउंट में फंसा देते हैं ताकि यह भी उलझ जाए और वह भी उलझ जाए। ऐसा हमने सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार की परेशानी पाई है। जैसे कि आपका वृद्धा पेंशन होता है, आवास योजना आप सोचते होंगे आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के, एक ही आवास योजना पर 2 व्यक्ति का ये नाम चढ़ा देते हैं। अब ना इसको मिलता है ना उसको मिलता है, दोनों को, और इस तरह से फंसा हुआ मामला रहता है। ये ऑपरेटर की गलती होती है, और इस तरह से समस्याएं काफ़ी विकराल है प्रखंड स्तर पर, और इनका भी सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार की उम्मीद तो नज़र आ नहीं रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ज़मीनी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।